नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल के बारे में। जैसा कि हमने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के 3 कालखंडों का जो विभाजन है या जो उप विभाजन है वो हमने पढ़ा है। कौन कौन से उसमें कवि महत्वपूर्ण हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। आज हम इसी विषय पर आगे बात करेंगे आधुनिक काल, क्योंकि रीतिकाल तक मैंने आपको प्रमुख जो कवि थे वो बता दिए हैं। उनके उप विभागों में जिनमें हमने बांटा था रीतिकाल को, भक्तिकाल को, वो सारे मैंने आपको बताए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको आदिकाल में प्रमुख कवि बताए 2, चंद्रबरदाई और नरपतिनाल है। इसी तरह से फिर मैंने आपको भक्तिकाल में कवि बताए, जैसे कबीर, दादू, जायसी, मंजन, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीराबाई। ये सारे के सारे मैंने आपको भक्तिकाल के प्रमुख कवि बताए, जो आपको याद करने हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में विशेष रूप से दे रखे हैं। बाकी तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सारे ही कवि आ जाते हैं। इसी प्रकार से रीतिकाल के मैंने आपको पीछे की वीडियो में 4 कवि बताए थे, देव, भूषण, गणानंद और बिहारी, जो रीतिकाल के प्रमुख पुरोधा पुरुष या शिखर पुरुष कहे माने जाते हैं। ये 4 आपको याद करने हैं। वैसे ही साथियों, आधुनिक काल में किसी कवि विशेष का नाम तो दे नहीं रखा है। जैसे कि हम अपना पाठ्यक्रम देखें तो आधुनिक काल में सबसे पहले दे रखा पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका होती है साथियों रीतिकाल की समाप्ति के बाद, और जब से जैसे ज़्यादातर जो लेखक हैं, ज़्यादातर जो आलोचक हैं, वो 1868 ईस्वी से, जिस साल भारतेंदु जी की प्रथम पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उस साल से ज़्यादातर लोग आधुनिक काल की कहें या भारतेंदु काल की शुरुआत मानते हैं। और जैसे कि शुक्ल जी ने 1843 ईस्वी तक रीतिकाल को माना था, तो 1843 से 68 के बीच का जो 25 वर्ष का समय निकला था, इसी को आधुनिक काल की पूर्व पीठिका कहा जाता है। और इसी में उन गद्य लेखकों का आविर्भाव हुआ था। 4 जो गद्य लेखक पढ़ते हैं हम, इसी के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पूर्व पीठिका से मतलब। और फिर उसके बाद तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, जैसे हिंदी खड़ी बोली जो है वो हमारे साहित्य का भाग बनी, हमारी हिंदी भाषा के लिए प्रयोग में ली जाने लगी खड़ी बोली। उसके बाद गद्य का उद्भव कैसे हुआ, नव जागरण एवं भारतेंदु एवं इसके समकालीन जो साहित्यकार थे वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में पढ़ना है हमें। जैसे उपन्यास विधा की शुरुआत किस काल से हुई, जैसे भारतेंदु काल से हुई थी, कहानी की द्विवेदी युग से हुई थी, ऐसे ही नाटक की, निबंध की, ये भी जो है वो भारतेंदु युग से विधाओं की शुरुआत होती है। जिसे ऐसे ही रेखाचित्र और उनकी आत्मकथा, जैसे तो रीतिकाल के लगभग समय में लिखी गई थी सबसे पुरानी आत्मकथा, तो लेकिन बाद की आत्मकथा जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है, वो भारतेंदु काल में ही आके लिखी गई है। तो इसी प्रकार से गद्य की जो विधाएँ दे रखी हैं हमारे पाठ्यक्रम में, वो दे रखी हैं नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं रिपोर्टाज। ये हमारे गद्य की विधाएँ हैं। एक बार किसी साथी ने पूछा था कि आलोचना है, तो आलोचना नहीं है। तो इसमें 4 ही मैंने आपको कई बार बताया है, नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास, 4 ही गद्य विधाएँ ज़्यादा डिटेल से हैं। ये इनकी संख्या ही ज़्यादा है, बाकी तो थोड़ी थोड़ी है। उसके बाद काव्य का विकास, जैसे भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में। उसके बाद नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाओं का परिचय हम साथियों इसमें पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लें शुरुआत में आधुनिक काल की। जैसे कि हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड को जो है वो आधुनिक काल नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से शुक्ल जी इसको, जो आधुनिक काल है, इसको गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य की शुरुआत हुई थी। उससे पहले की रचनाएं पद्य में लिखी जाती थी। उसके बाद इनकी एक लाइन है, कोटेशन है शुक्ल जी की, गद्य के आविर्भाव को आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। तो आधुनिक काल के आविर्भाव को प्रधान साहित्यिक घटना मानने वाले आलोचक लेखक कौन हैं, ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको शुक्ल जी याद रखना है। उसके बाद आधुनिक काल का समय 1900 विक्रमी संवत से शुक्ल जी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त भी इस युग को आधुनिक काल कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल नाम और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे नव जागरण काल नाम दिया था। इसी प्रकार से कब से शुरुआत मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र व बच्चन सिंह आधुनिक काल की शुरुआत 1857 ईस्वी में मानते हैं, क्योंकि उस समय हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसके बाद भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इस कारण मानते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में स्थापित शिक्षण संस्थाओं, समाज सुधार संस्थाओं और पत्र पत्रिकाओं ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। इसके अलावा आधुनिक काल को मिश्र बंधु जो है वो परिवर्तन काल भी कहते हैं। फिर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपको पता ही है, उदंत मार्तंड साप्ताहिक। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू हुआ था, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो हैं वो इसके संपादक थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद
हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र यानी उदंत मातरण तो हिंदी का प्रथम था, लेकिन ये साप्ताहिक था। उसके अलावा दैनिक पूछा जाए तो समाचार सुधा वर्षण था, जो 1854 में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। बाबू श्याम सुंदर सेन के संपादन में प्रकाशित होना शुरू हुआ था ये। इसके बाद जैसे कि आधुनिक काल में उपविभाजन की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने तो इसको कविता खंड व गद्य खंड 2 भागों में बांटा था। उसके अलावा इन्होंने कविता खंड के भी 2 भाग कर दिए थे, पुरानी धारा और नई धारा। पुरानी धारा इन्होंने की थी 1843 से लेकर 1868 ईस्वी तक, और उसके बाद नई धारा इन्होंने 1868 ईस्वी से लेकर आगे आधुनिक काल तक, यानी उन्होंने 1928 में अपना लिखा था, तब तक इन्होंने मानी थी, अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। उसके बाद भारतेंदु युग को इन्होंने प्रथम उत्थान काल कहा था, और द्वितीय उत्थान काल इन्होंने द्विवेदी युग को कहा था। ये है शुक्ल के अनुसार। इसके अलावा जो ज़्यादातर हम आधुनिक काल के संबंध में उपविभाजन पढ़ते हैं वो नगेंद्र का पढ़ते हैं, और नगेंद्र का उपविभाजन मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल के समान आधुनिक काल को कविता खंड व गद्य खंड 2 भागों में नहीं बांटा है। इन्होंने दोनों विधाओं का एक ही वर्गीकरण किया है जो निम्नानुसार है। ये आपको जो अभी मैं बता रही हूँ ये कालखंड आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, आधुनिक काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको कालखंड नाम होना चाहिए, इसकी समय सीमा आपको पता होना चाहिए, कब से कब तक भारतेंदु युग था, कब से कब छायावाद था, कब से कब तक द्विवेदी था युग था, कब से कब तक प्रगति प्रयोग काल था। और इसके अलावा आपको प्रमुख कवि जो हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए कि ये भारतेंदु काल के कवि थे, ये छायावाद के थे, ये द्विवेदी युग के थे। वो प्रमुख कवि आपको याद होने चाहिए कि कौन सा काल का कवि था ये। जैसे पुनर्जागरण काल कहें, उसी को दूसरा नाम है भारतेंदु युग, वो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। जागरण सुधार काल दूसरा नाम है आधुनिक काल के उपविभाजन का, द्विवेदी युग भी कहते हैं, वो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा युग है छायावाद काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक, ये नगेंद्र के अनुसार पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद है छायावादोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद का काल 1938 ईस्वी से अब तक, यानी छायावादोत्तर काल को 1938 ईस्वी से जब तक नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको संपादन किया था तब तक का मान लिया था। उसके बाद छायावादोत्तर काल के उन्होंने उपविभाजन किए थे। जैसे प्रगति प्रयोग काल उन्होंने 1938 से 1953 ईस्वी तक बताया था। इसमें प्रगति काल हम पढ़ते हैं 1938 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोग काल या प्रयोगवाद हम पढ़ते हैं 1943 से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल जो 1953 ईस्वी से अब तक आता है, इस नवलेखन काल में हम बहुत सारी अलग अलग वाद पढ़ते हैं, फिर आंदोलन पढ़ते हैं, जैसे कविता के भी नई कविता, अकविता, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जैसे समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, तो कहानी आंदोलन भी अलग अलग पढ़ते हैं हम। तो आधुनिक काल में जैसे प्रयोगवाद की बात करें, प्रयोगवाद में भी 28 कवियों में से उन 28 कवियों के आपको नाम याद होने चाहिए। प्रयोगवाद में जो सप्तक प्रकाशित हुए थे, चारों सप्तक कब प्रकाशित हुए थे वो सन आपको याद होने चाहिए, और उनमें 7 कवि, कौन सा कवि किस सप्तक में शामिल था ये चीज़ याद होनी चाहिए। बाकी उन 28 कवियों में से 5 से 6 कवि ही ऐसे हैं जिनकी रचनाएँ आपको याद करनी हैं, बाकी की इतनी रचनाएँ हैं नहीं। और नवलेखन काल में बाद में आकर बात करें 1953 के बाद, तो आपको 10 से 15 कवि ऐसे मिलेंगे जिनकी एक एक दो रचनाएं ही प्रसिद्ध हैं, और वहीं से एक पर्सन आता है, हमेशा वहीं से आता है। तो बाद में जब रचनाएं तो है ही नहीं, बस आपको वो आंदोलन जो हुआ है, कविता, समानांतर कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, अकविता, नई कविता, ये सारे के सारे जो आपको आंदोलन हैं ये आपको याद करने हैं, वहाँ कर ज़्यादा रचनाएँ नहीं बचती हैं। तो ये था हमारे आधुनिक काल का थोड़ा सा उपविभाजन जो मैंने आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब अगर आप लोगों के द्वारा ये पसंद आता है आपको ये चीज़, तो मैं आगे जैसे भारतेंदु काल के प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाओं का आपको और रिविज़न करवा दूँगी। इसी प्रकार से द्विवेदी काल को पढ़ते हुए चलेंगे हम, इसी प्रकार से फिर छायावाद को। अब एक बार आपको बताऊँ, जैसे भारतेंदु काल में तो भारतेंदु जी ही सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी आपको सभी रचनाएं याद नहीं करनी है, आप तो बस इनके नाटक हैं वही याद कर लेना, कौन सा इनका मौलिक नाटक है और कौन सा इनका अनुदित नाटक है और किस भाषा से अनुदित किया गया है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। बाकी एक बार सरसरी दृष्टि से सारी रचनाएं देख सकते हो, लेकिन रटना नहीं है उनको, क्योंकि भारतेंदु जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में साहित्य लिख डाला था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके नाटक जो है वो ही प्रमुख याद करने हैं। एक उन्होंने थोड़ा सा पद्य में लिखी थी 1-2 रचनाएं, वो आपको याद रखनी है। बाकी भारतेंदु काल की विशेषताएं आपको याद रखनी है। द्विवेदी युग में जैसे कि आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी को अच्छे से पढ़ना है, ऐसे ही छायावाद में आपको छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उनको पढ़ना है। ऐसे ही आपको प्रगति काल जो है उसमें जैसे नागार्जुन हैं, कुछ 3 केदारनाथ सिंह हैं, ये 3-4 कवि ऐसे हैं जिनको प्रगति काल में पढ़ना है। फिर प्रयोगवाद में जैसे अज्ञेय हैं, ऐसे ही 2-4 कवि और हैं, इनको ही आपको प्रमुखता से पढ़ना है साथियों।
तो इन चीज़ों को ऐसे पढ़ते हुए आप अच्छे से याद करते हुए चलिए, आपको ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। इस रिवीजन का भी मैं मानती हूँ कि अगर आप कोई काम करते हुए भी ये वीडियो सुन रहे हैं और मेरे बताए अनुसार आपके कानों में पड़ रहा है और आपको सब कुछ याद आ रहा है, तो यकीन मानिए साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और मेरा उद्देश्य बस इतना सा ही है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे वीडियोज़ को आप 1000 देखो, 2000 देखो, 1500 देखो। मैं तो ये मानती हूँ 50 से 100 विद्यार्थी भी देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए ये लाभदायक है, तो मैं बना रही हूँ साथियों। और बाकी मैं ये नहीं कहती कि आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है या फिर आप इनको देखो, लेकिन मैं रिवीजन के लिए आपके लिए थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, बस साथ में थोड़ी बहुत मोटिवेशन हो जाता है साथियों। और बाकी हम शुरुआत करेंगे जल्दी ही आगे पढ़ने की भी, और आप मेहनत करते रहिए साथियों। आपके सपनों को ज़रूर उड़ान भरना है, अभी आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। यकीन मानिए आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उस पद तक पहुँचेंगे भी जिसके आप योग्य हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।